जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त साहिल कोचिंग जंक्शन से। जैसे कि हम लोगों ने शुरू कर दिया आधुनिक भारत की सीरीज को और आज लेक्चर 5 है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया यूरोपियों का आगमन और किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ आती है, व्यापारिक रूप से छाती है और धीरे धीरे शासन की तरफ बढ़ रही होती है, शासक बनने की तरफ। और आप देखेंगे कि वो एक क्रम था जो हमने पिछले वीडियो में खत्म कर दिया। अब इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये राजनीतिक शक्ति में तब्दील हो रही है, ठीक। और आधार किसको बनाया? बंगाल को। आधार दोस्तों बंगाल को। मुगल साम्राज्य के दौरान आप देखेंगे बंगाल बड़ा ही समृद्ध राज्य है, समृद्ध जगह है और यहाँ का पूरा लाभ उठाते हैं कौन? अंग्रेज। और कैसे लाभ उठाते हैं? पूरा पैसा कमाना है और पैसा लेकर के उससे हथियार खरीदने, अपने प्रतिद्वंदी को हटाना है, प्लस जो प्रॉफिट है खुद का वो तो कमाना ही कमाना है। अब इस इतिहास को समझेंगे हम ऐसे। आप देखेंगे 1717 में फर्रुख सियर ने जो फरमान दिया तो उसका पूरा मिसयूज हो रहा है, ठीक। बंगाल में तो बहुत ही ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं लोग। और जब अली वर्दी खां की मौत हो गई, कौन? बंगाल का नवाब। बंगाल की बात होने जा रही है दोस्तों, किसकी बात होने जा रही है जरा ध्यान दीजिएगा। बंगाल से हम शुरू कर रहे हैं, यहीं से पेट जमाना शुरू किया असली में। असल में जो अंग्रेज मजबूत हुए सॉरी, बंगाल में जो एक नवाब है उसका अली वर्दी खां, इसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु होगी तो इसने अपने नाती को, जिसका नाम क्या है? सिराजुद्दौला, पूरा नाम मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला, गद्दी बैठाया। जैसे ही गद्दी बैठाए, भैया ये तो 23 साल के आदमी है और 23 साल के इंसान को जब आप गद्दी बैठा रहे तो उसके परिवार वालों को दिक्कत हो रही है, कह रहे भैया हमें क्यों नहीं बनाए? तो जानते हो सिराजुद्दौला को जैसी गद्दी बैठाई यहीं से पूरा बवाल शुरू हो जाता है। बंगाल में आंतरिक उथल पुथल शुरू हो गई। बंगाल में आंतरिक कैसे शुरू हो गई? ऐसे शुरू हो गई, दरबार में भी और परिवार में भी, दरबार में भी परिवार में भी। किसके भैया? सिराजुद्दौला के। सिराजुद्दौला के परिवार में इसकी मौसी खफा है, घसीटी बेगम, और इसकी मौसी का ही लड़का जिसका नाम क्या है? शौकत जंग। दोनों ने विद्रोह कर दिया और अपने आप को घोषित करने की कोशिश की कि हमें भैया नवाब बनाओ, हम हैं पूरा योग्य आदमी। दरबारी लोग भी बवाली हैं। कैसे? इनको मौका लग रहा है कि 23 साल का लड़का है यार, इसको तो हटाना बड़ा आसान काम होगा। और इस कंडीशन का पूरा फायदा उठा रहा है एक इंसान जो बहुत चतुर है। कौन? इंग्लिश बोले तो अंग्रेज, दोनों का फायदा उठाते हैं और क्या करते हैं? दरबारियों से मिले, बोले ऐसा है तुम हमारे साथ मिल जाओ, तुम्हें जो चाहिए देंगे। जैसे मीर जाफर से क्या बोल रहे हैं? तुम्हें हम नवाब बना देंगे, और क्या चाहिए तुम्हें? अमीचंद, मनीचंद, रायदुल्ला, सबको अपनी तरफ कर लिया दरबारियों को, मुख्य सेनापति। और वही काम किया जो प्लासी के युद्ध में मुख्य कारण बना। क्या बना कारण? सिराजुद्दौला बार बार मना करा किले मत बनाओ और बहुत सारी चीजों पे प्रतिबंध लगा रहा है, क्योंकि अली वर्दी खां समझा के गया था ये अंग्रेज इन पे ध्यान देना, लेकिन अंग्रेज मान नहीं रहे। और परिणाम क्या हुआ? पहले तो सिराजुद्दौला एक लड़ाई लड़ता है, उसमें तो बड़ा कब्जा कर लेता है, बहुत आराम से जीत लेता है। और एक घटना घटी इसी दौरान जिसे आप क्या कहते हैं? काली कोठरी की घटना। काली कोठरी की घटना मतलब सिराजुद्दौला ने कुछ अंग्रेजों को पकड़ा और उनको कहा जाता है छोटे से कमरे बंद कर दिया और उसके बाद वो कुछ समय बाद गर्मी के कारण क्या हो गए? मर गए, ऐसा कहा जाता है। अब कितने लोग मरे, कितने लोगों को उसने कैद किया, सब अलग अलग डाटा है। फिलहाल सिराजुद्दौला, इतिहास शुरू हो गया यहाँ से, छोटी सी लड़ाई हो गई है। अब मेन लड़ाई पे चलो, प्लासी का युद्ध। जब प्लासी का युद्ध हो रहा है तो अंग्रेजों ने पहले से प्लान करके रखा हुआ है। क्या किया हुआ है? सबको अपनी तरफ करके रखा हुआ है, तो वही हुआ। असल में ये वो ऐसी लड़ाई है जो कभी लड़ी ही नहीं गई। क्यों नहीं? क्योंकि जब सिराजुद्दौला लड़ने गया प्लासी के मैदान में, जो कहाँ पर है दोस्तों? ये है नदिया जिले में। और किस नदी के किनारे है? बिल्कुल सही, गंगा की सहायक नदी, इसका नाम है भागीरथी। यहाँ पे 1757 में क्या हो रही है? प्लासी का युद्ध हो रहा है और इस युद्ध का परिणाम आप जानते हैं बहुत ही भांति। इसीलिए सिराजुद्दौला हारेगा ही हारेगा, कारण कि इसके अपने ही सेनापति गायब हैं। उस समय लड़ाई में क्या करते हैं? अपनी सेना भेजते ही नहीं है, अकेले फंस जाता है सिराजुद्दौला और अंत में हार कर क्या कर जाता है? लड़ाई हार जाता है। जब लड़ाई हार जाता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है और प्लासी का युद्ध कूटनीति वाला युग साबित होता है। किसका? अंग्रेजों का। बड़े ही दिमाग से लड़ा इन्होंने, लड़ना भी नहीं पड़ा, सही मायने में जीत गए। और ऐसा राज्य, ऐसा इलाका जीता जिसमें बड़ा ही प्रॉफिट था, वो जगह बंगाल। देखो बच्चों यहाँ लिखा हुआ है सिराजुद्दौला की लड़ाई किससे हो रही है? अंग्रेजों की तरफ से। कौन लड़ रहा है? प्लासी का युद्ध कौन लड़ रहा है? देखिए प्लासी का युद्ध की बात है ये है आपका प्लासी का युद्ध, जो कि प्लासी के मैदान में हुआ था, ठीक है। प्लासी के मैदान में हुआ था। जिले का नाम बताओ? अभी मैंने बताया नदिया। ये देखिए याद करिए कि आगे भी कई बार आएगा, मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है तो भाई चर्चा होने ही वाली है। किस नदी की? भागीरथी नदी। किसकी हेल्पिंग रिवर है ये? हाँ बिल्कुल सही, गंगा की सहायक नदी थी इसके किनारे। अब परिणाम क्या हुआ दोस्तों? मैंने अभी आपको बताया सिराजुद्दौला हार गया और बंगाल पे कर लिया कब्जा। किसने कर लिया है?
हाँ, अब डायरेक्ट कब्जा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो शर्त थी कि मीर जाफर को गद्दी बैठाएंगे, मीर जाफर को गद्दी बैठा दिया। किसको बैठाया? मीर जाफर को गद्दी बैठाया। देखिए कुछ नाम, राय दुर्लभ, जगत चंद्र, इन सब ने मिलकर क्या कर दिया था? इन सब ने मिलकर क्या किया था? इस युद्ध में धोखा दिया था। ठीक, सिराजुद्दौला तभी तो हारा। और अभी मैंने आपसे कहा, क्या कहा कि मीर जाफर को बनाएंगे ये नवाब, जैसे कि शर्त हुई थी कि भैया इनको बनाएंगे, जीतने के बाद इनको बनाया गया। अब लड़ाई कब हुई थी? 1757 में हुई थी। तो खुद सोचो कि नवाब कब बनाया गया होगा इसे, दिमाग लगाइए। बिल्कुल सही, 1757 में इसको क्या बना दिया? नवाब बना दिया। मगर क्या ये बहुत खुश रहे? बिल्कुल नहीं, ये खुश नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? क्योंकि ऐसे इंसान का साथ दे रहे हो जो कभी किसी का हुआ ही नहीं, है ना? ऐसा कोई सगा नहीं जिसे ठगा नहीं। देखिए अंग्रेजों ने यहां पे भी वाट लगा दी। कैसे? मीर जाफर को गद्दी में बिठा तो दिया, बाद में कहा कि भैया हमें ये गिफ्ट दो, हमें वो गिफ्ट दो, हमें इतना पैसा दो, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। अब बड़ी समस्या आ गई मीर जाफर के सामने। कह रहा है भैया ऐसा ही हमारे बस का नहीं, जनता हमें गिरा के मारी, कितना टैक्स हम किसी पर लगा होगा नहीं पाएंगे। परिणाम रहा इसको 1760 तक ही खाली रह पाया, इसको हटा दिया गया। और आप देखेंगे कि एक इंसान गद्दी में बिठाया जा रहा है इसके बाद, जिसका नाम क्या है? मीर कासिम। भैया मीर कासिम तो बहुत ही समझदार आदमी निकला, इसीलिए ज्यादा दिन नहीं चल पाया। 1760 से लेकर के 63 में हट गया। ये हट गया क्या? इसके खिलाफ अंग्रेजों ने युद्ध छेड़ दिया। क्यों छेड़ दिया समझते हैं। मीर कासिम जब आया तो कुछ चीजें तो इसने समझ ली थी कि अंग्रेज जो है मधुमक्खी के छत्ता है, इनसे लड़ना है तो भैया शील्ड तैयार करनी होगी, सुरक्षा कवच तैयार करना होगा। आप देखेंगे कि अपनी सेना को ये कैसे तैयार कर रहा है दोस्तों? आधुनिक तरीके से। अपनी सेना को कैसे तैयार कर रहा है? आधुनिक तरीके से। मतलब मुंगेर नाम की एक जगह है, वैसे नीचे लिखा हुआ है, परेशान मत होइएगा। मुंगेर नाम की एक जगह है, यहाँ पर आधुनिक तोप खाना खोलता है और बंदूक जो तोड़ के उसमें गोलियां भरी जाती है, वैसी बंदूकों का प्रोडक्शन शुरू कर देता है और अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से तैयार करता है। और खुद का सेनापति समरू, जो कि क्या है? एक जर्मन है, उसको लाके रखता है और ट्रेंड करवाता है पूरा अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से। क्योंकि हारते क्यों है भारतीय उस जमाने? क्योंकि हमारी सेना ना तो आधुनिक हथियार रखती थी, ना ही इतना डिसिप्लिन उनको पता था। ठीक है, तलवार लड़ते थे भैया खुले मैदान में। अच्छा, लेकिन अंग्रेजों के साथ ऐसा नहीं था। तो वो चीजें ये क्या कर रहा है? सीख रहा है। और यूरोपीय सेनापति है और यूरोपीय मेथड। अंग्रेजों को थोड़ा सा शक तो हो रहा है कि भाई मैं जब यहाँ तैनात हूँ, तुम क्यों तैयार कर रहे हो अपनी तोपें, अपनी सेना, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? फिर भी कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हुआ अंग्रेजों को तब जब उसने काम कर दिया। क्या काम किया? बोला दस्तक का मिस यूज करते हो भैया, इसको थोड़ा सा रोको। अंग्रेजों ने कहा नहीं रोकेंगे, हमने तुम्हें बनाया है। तो मीर कासिम क्या सोच रहा है कि भाई ऐसा है, हम तुम्हें मना ही नहीं करेंगे, हम तुम्हें मना ही नहीं करते, तुम करो जो तुम्हें करना है। लेकिन अब हम एक काम करेंगे। क्या करेंगे? भारतीयों को भी टैक्स मुक्त कर देंगे। जाओ तुम टैक्स मुक्त हो, हम भारतीयों को भी टैक्स फ्री कर देते हैं। अंग्रेजों को लगा ये कौन सा तरीका हो गया यार, इससे तो हमारा बड़ा नुकसान होगा, ये कोई तरीका नहीं है। हम घूस के बदले उनसे पैसा लेते थे भारतीयों से कि भैया ऐसा है, हमें ये सामान दे दो और तुम जाओगे तो तुम्हें चुंगी देनी पड़ेगी, लेकिन हमें तो दस्तक प्राप्त है, तुम अपना सामान मुझे दे दो, मैं बिकवा दूंगा, तुम परेशान मत हो, लेकिन बदले में 50% हम लेंगे। अब हुआ अंग्रेजों को नुकसान। तो अंग्रेजों ने कहा अब बहुत हो गया, खातिरदारी करनी ही पड़ेगी। मतलब हो गया यहाँ पर एक युद्ध छेड़ दिया उन्होंने, एक युद्ध। और उसको ही आप जानते हैं किस नाम से दोस्तों? जानते हो? बक्सर का युद्ध। पहले तो मीर कासिम खिलाफ जब युद्ध इन्होंने छेड़ा तो मीर कासिम भगा वहां से, कहा भैया ऐसा है कि जीने नहीं देंगे, अब हमें यहाँ से निकलना होगा और हमें लेना होगा सपोर्ट। तो उस कहानी पे चलने से पहले थोड़ा सा इसको और आप इस ग्राफ में समझ लीजिए। मीर जाफर को गद्दी पे बैठा दिया, बिल्कुल। अब मैंने आपको बताया कब तक रहा मीर जाफर दोस्तों, बताओ 3 ही साल रह पाया, 1757 से 1760 तक ही खाली रह पाया। फिर मीर कासिम 1760 से 3 साल यह भी रह पाया, बोले तो 63 तक। और ये जब निकल लिया पतली गली से, भाग लिए, शांति से मौका देकर के निकल लो भैया, नहीं सिराजुद्दौला वाला हार होगा। अच्छा देखो जरा क्या काम कर रहा था, देखो दोस्तों क्या कर रहा था। मुंगेर में मीर कासिम ने आधुनिक तोपखाना बनवाया था कि नहीं बनवाया था? अपनी सेना को क्या बनाना है? प्रशिक्षित कर रहा है। कैसे ट्रेंड में कर रहा है? यूरोपीय तरीके से कर रहा है। और स्वयं खुद एक जर्मन व्यक्ति को सेनापति बनाता है जिसका नाम क्या है? समरू। इससे भी कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत होता भाई जब आर्थिक नुकसान अंग्रेजों का कर दिया इसने। क्या कहा? टैक्स फ्री कर दिया भारतीयों को भी। बड़ी समस्या वाली बात भैया। भाग लिया। कौन भाग लिया? देखो बच्चों, अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग किए जाने का विरोध करता है और परिणाम अंग्रेजों ने क्या कर दिया? मीर कासिम के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। और मीर कासिम कहां भाग के जाएगा? जरा अंदाजा लगाओ, अगर आप मीर कासिम होते और मैं आपके सामने कंडीशन रखूं कि ये रहा भारत, अपना भारत महान,
और उस जमाने में बंगाल में असम से लेकर के बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक का इलाका क्या कहलाता था? बिल्कुल सही, बंगाल कहलाता था। तो बंगाल के बगल में बचा कौन यहाँ पर? अवध। कौन बचा? अवध। और यहाँ का नवाब कौन है उस जमाने में? वैसे ही नीचे लिखा रहेगा, परेशान मत होना, नाम लेकिन समझते चलिए। शुजाउद्दौला। क्या नाम है? शुजाउद्दौला। अवध बगल में शुजाउद्दौला। तो मीर कासिम भागे कहां चला गया? अवध के नवाब के पास, जिसका नाम क्या है? शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला ने कहा परेशान नहीं होने की जरूरत है भाई, अपने पास बॉस है, उसको बुलाते हैं, वो अंग्रेजों को भी पीटेगा। और बॉस ही लोग किसको मानते हैं? पूरे मुगल सम्राट, पूरे मुगल का सम्राट। नाम क्या है? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, ये भी नाम नीचे रहेगा तो अभी समझते चलिए। शाह आलम द्वितीय, तीनों ने मिलकर के सेना तैयार की और बोला अब अंग्रेजों को तो हरा के दम लेंगे। और परिणाम रहा कि तीनों लोग इकट्ठा होते हैं और जाकर के बक्सर के मैदान में, यहाँ बिहार में बक्सर का मैदान है, यहाँ पर लड़ाई छेड़ देते हैं। और क्योंकि बक्सर के मैदान में लड़ाई छेड़ी जा रही है, इसलिए इसको कहते हैं बक्सर का युद्ध। अच्छा, किस सन में हो रहा होगा? जरा दिमाग लगाओ, अंदाजा लगाओ किस सन में हो रहा होगा। बिल्कुल सही, वैसे तो यहाँ लिखा ही हुआ है, तो आप कहोगे तो लिखा ही है। अरे भैया 1763 में जब भाग के गया तो अगले साल इसने लड़ाई छेड़ दी, हो गया 1764 में। डेट क्या है? 22 अक्टूबर 1764। प्लासी का युद्ध कहा जाता है कि असल में वो तो अंग्रेजों की कूटनीति की क्या थी, वो कोई बहुत बड़ी ताकत को नहीं प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ताकत की हम बहुत ताकतवर है, नहीं, उससे नहीं पता चल रहा है। लेकिन भैया बक्सर का जब युद्ध लड़ा गया ना, तो उससे पता चला कि अरे यार ये तो बहुत ताकतवर है। कारण कि खुद शाह आलम द्वितीय उसमें हार गया, 4 से 5 लाख की सेना, और दूसरी तरफ अंग्रेज हेक्टर मुनरो इकलौता क्या करता है? लड़ाई करता है और हरा देता है। तो थोड़ा सा इसको आप ऐसे समझिएगा कि बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, कौन कौन लड़ रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा हल्का देख ली, फिर आगे चलते हैं इसके परिणाम की तरफ, जहां से पूरा भारतीय इतिहास ही बदल जाता है। शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह, मीर कासिम खुद मौजूद, शुजाउद्दौला अवध का नवाब मौजूद, सब मिल कर लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ इनके खिलाफ अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहा है? इन तीनों से अकेले लड़ कौन रहा है? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो अंग्रेज है ना, ये लड़ता है और हरा दिया सबको। और सबसे इंपॉर्टेंट आदमी हार गया, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय हार गया। परिणाम क्या रहा कि भैया इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि। अब ये जो इलाहाबाद की संधि है बक्सर के युद्ध में, ये बड़ा ही निष्कर्ष, बड़ा ही निर्णायक मोड़ लाके खड़ा कर देती है। क्यों भैया? ऐसा क्या है? ऐसा क्या है इलाहाबाद की संधि में जो सब कुछ हम कह रहे हैं कि अब यहीं से सब कुछ बदल जाएगा? बिल्कुल दोस्तों, पहली बार मुगल सम्राट बना दिया गया पेंशनर। इलाहाबाद की 2 संधि हुई है भैया। इलाहाबाद की पहली संधि किससे हुई? मुगल राजा से, नाम क्या है? शाह आलम द्वितीय से। दूसरी संधि किससे हो रही है दोस्तों? वो हो रही है खुद अवध के नवाब से, नाम क्या है? शाह आलम, सॉरी शुजाउद्दौला। अच्छा, तो इसको समझिएगा। क्या समझना है, हल्का सा समझाते हैं आपको। इलाहाबाद की 2 संधि हो रही है, ठीक, अब मैं लिख के समझाऊंगा, इसको ध्यान देखिएगा। अभी नीचे तो है ही है, मैं आगे अलग से समझा रहा हूँ। इलाहाबाद की 2 संधि हुई, इलाहाबाद की 2 संधि हुई। पहली हुई है राजा मुगल शासक, नाम क्या है? शाह आलम द्वितीय, ठीक है। और दूसरी संधि किससे हो रही है? खुद अवध का नवाब, बोले तो शुजाउद्दौला। इनसे क्या संधि हो रही है? बोला ऐसा है, 26 लाख रुपए तुम लो सालाना, मतलब पेंशनर बना दिया। देख रहे हैं, पहला मुगल शासक जो पेंशनर हुआ, नाम क्या है? शाह आलम द्वितीय। सालाना लो और बदले में हमें क्या दे दो? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दो। दीवानी मतलब पैसा, राजस्व हम वसूलेंगे, वहां का पैसा वैसा जो होगा वो टैक्स वगैरह हम रखेंगे अपनी जेब में। अच्छा भाई ठीक है, कोई बात नहीं। शुजाउद्दौला से क्या हो रहा है? बोला ऐसा है, इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र हमें दे दो, और ये हम किसको देंगे? शाह आलम द्वितीय को देंगे। यानी कि दोनों इलाके किसको दे दिए उठा करके? इसको दे दिया। किसका था? अवध के नवाब का। प्लस इसको क्या बना दिया? बफर स्टेट, बफर स्टेट। और आप देखेंगे पैसा भी लिया, लगभग कितना? 50 लाख रुपए। अच्छा भाई, क्या आपको कुछ चेंजमेंट दिख रहा है? हाँ, यही तो मैंने कहा कि बदलाव यहां से हुआ। जानते बदलाव कहां से हुआ? बंगाल को मुख्य देखिए, बंगाल को, ये जो इलाके हैं देख रहे हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की क्या मिल गई इनको? दीवानी मिल गई, पैसा मिल गया। जरा सोचिए, दिमाग लगाइए कि नवाब अभी भी इन्होंने बना के रखा है वहां पर। ऐसा तो है नहीं कि नवाब नहीं बनाए, नवाब उन्होंने बना के रखे हुए हैं। और कह रहे हैं कि भैया नवाब को हम नहीं हटा रहे, नवाब रहेंगे, लेकिन
जो दीवानी है, जो पैसा है, वो हम रखेंगे इस जगह का, खास करके बंगाल को ले लीजिए आप। और जो निजामत है, निजामत मतलब जानते हैं सैनिक काम, पुलिस प्रशासन, लोक व्यवस्था, इसे कहते हैं निजामत। ये कौन देखेगा? नवाब देखेगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं भैया। अगर किसी के पास पैसा है ना, कि नियम क्या होता है, पैसा जिसके पास होता है वही शासक होता है, जिसके पास पैसा वही शासक। पैसा किसके पास? इकोनॉमी वही जिसके पास होती है वही इंपरर होता है, राजा होता है। दीवानी भाई अंग्रेज रख रहे हैं, तो भैया नवाब किसी काम का है क्या? बिल्कुल नहीं। तो हो गया ना, एक ही इलाके में दो लोग शासन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दीवानी कोई और ले रहा है, निजामत कोई और देख रहा है। इसे कहते हैं द्वैध शासन। तो द्वैध शासन की शुरुआत समझ में आई दोस्तों, कि यहाँ से क्या शुरू हो गया? द्वैध शासन। कौन शुरू कर रहा है? क्लाइव। कौन शुरू कर रहा है? क्लाइव। और आप देखेंगे अंत कौन कर रहा है? अंत आगे चल के इसके बाद आते हैं वारेन हेस्टिंग्स, जो उसका अंत कर देंगे, वो तो अलग चीज है। दीवानी जब मिल गई इनको तो बहुत पैसा मिला दोस्तों। लास्ट टॉपिक समझिएगा इसको। दीवानी जब मिली तो इनको बहुत पैसा मिला और इस पैसे से ये उड़ने लगे। अब इनको जरूरत पड़ी है कि इस पैसे को, और यानी कि इस रेवेन्यू को, जो रेवेन्यू राजस्व आ रहा है और जो राज्य क्षेत्र इनके पास है, इसको सही ढंग से रखा भी जाए और बढ़ाया भी जाए। रखा भी जाए सही से और बढ़ाया भी जाए। तो रखा जाएगा मतलब समझे, इन दोनों क्या करना है? सही से रखना है और इसका विस्तार किया जाए, रेवेन्यू भी बढ़ता जाए और भैया क्षेत्र भी हमारा क्या करे? बढ़ता जाए, हम और भी बड़े इलाकों को जीतते जाए। तो रखने के लिए सही तरीके से क्या काम करोगे? तो भैया सिंपल सी बात है, कुछ चीजें यहाँ पर ये कर रहे होंगे। और विस्तार के लिए क्या करोगे? कुछ चीजें कर रहे होंगे। जैसे रेवेन्यू के लिए इन्होंने क्या किया जानते हैं? जमींदारी व्यवस्था। क्या शुरुआत कर दी? जमींदारी व्यवस्था कई तरीके की हमारे यहाँ लाई। जैसे कि बोली लगाने की व्यवस्था आप देखेंगे, ठीक है, जिसे पंचशाला व्यवस्था कहते हो। फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था आ रही है हमारे यहाँ। इसके अलावा महालवाड़ी व्यवस्था भी चल रही थी। इसके वाले स्थायी बंदोबस्त हमारे यहाँ लागू किया। तो ये अगला चैप्टर होगा जिसको हम लोग पढ़ेंगे जमींदारी व्यवस्था में। और एक चीज, इसको रखना है हमें ना भैया, और इसका विस्तार करना है ना ठीक से, तो इसके लिए क्या लाएंगे? रेगुलेटिंग एक्ट। क्या लाएंगे? रेगुलेटिंग एक्ट। और पहला एक्ट कौन सा था दोस्तों? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। वो मैं आगे बढ़ाने वाला हूँ, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, ये क्लास लगभग खत्म की कगार पर है दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिएगा अगली चीज पर। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये समझा दूं, जो मैंने चीजें लिखी हैं इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। छोटा सा एक टॉपिक है, बस आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, इलाहाबाद की संधि हुई दोस्तों, क्या हो रही है? इलाहाबाद की संधि हो रही है मुगल बादशाह शालम द्वितीय के साथ, ठीक। उसके बाद उड़ीसा की, बंगाल बिहार उड़ीसा की क्या ले ली? इसका स्क्रीनशॉट लोगे? कुछ चीजें वहां हैं इसकी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया है सॉरी। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ, ठीक है। उसके बाद अंग्रेजों संधि हो रही है। बंगाल बिहार उड़ीसा की क्या मिल गई? दीवानी मिल गई। बंगाल बिहार उड़ीसा की क्या मिल गई? दीवानी मिल गई। ये उड़ीसा लिखा है, मैं लिख दे रहा हूँ। और भी किसकी किसकी मिली है? बंगाल की, बिहार की, ठीक है। क्या मिल गई दोस्तों? दीवानी मिल गई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ बताएं? अवध के नवाब के साथ क्या हुआ? बिल्कुल सही, इसके साथ ये हुआ कि इलाहाबाद और कड़ा का जो क्षेत्र है वो ले लिया गया। इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र, वहां देखो लिखा है ना, इलाहाबाद कड़ा का क्षेत्र क्या कर लिया? काबिज कर लिया, उठा के किसको दे दिया दोस्तों? शाह आलम द्वितीय को। उसके बाद और क्या किया था? इसको क्या बना दिया था? बफर स्टेट। क्या बना दिया था? बफर स्टेट। ये हो गया। अच्छा, इलाहाबाद की संधि के बाद असल में भारत किस तरफ बढ़ रहा है? बंगाल में द्वैध शासन की तरफ। बंगाल में किसका शासन शुरू हो गया? द्वैध शासन। समझ में आया? द्वैध शासन कैसे हुए? निजामत कोई और देख रहा है, दीवानी कोई और देख रहा है। परिणाम रहा, और ये कब तक चला? 1765 में और 1772 में खत्म कर दिया गया। परिणाम रहा कि हमारे यहाँ रेगुलेटिंग एक्ट आ रहे हैं और जमींदारी व्यवस्था आ रही है। तो इस सब चीजों का मुख्य निष्कर्ष क्या है? शोषण की शुरुआत हो चुकी है भारत में। फिर शोषण की शुरुआत जब हुई तो इस शोषण को सबसे पहले हमें समझाया किसने? कि भैया तुम शोषित हो, तुम्हारा शोषण किया जा रहा है, तुम्हारा पैसा धन निष्कासित हो रहा है। वो कौन दे रहे हैं? दादा भाई नौरोजी। तो टॉपिक 1867 का ईस्ट इंडिया एसोसिएशन से शुरुआत होगी। और आपको मैं बताऊंगा कि नैतिक निकास किसे कहते हैं, धन निकास किसे कहते हैं। धन निकासी का कॉन्सेप्ट कौन दिया था? नैतिक निकास का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? फिर इसी तरीके से एक और दिया था जिसे कहते हैं इंपीरियल प्रेफरेंस, ठीक है। फिर आरसी दत्त का क्या योगदान रहा? और एमजी रनाड़े। एमजी रनाड़े असल में जो किसके गुरु हैं, जिनको सुकरात भी कहते हो ना, पश्चिम भारत का महाराज का सुकरात, ये किसके गुरु थे? क्वेश्चन। जो गांधी के गुरु हैं, राजनीतिक गुरु। कौन है गांधी का राजनीतिक गुरु? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो उनका गुरु कौन? एमजी रनाड़े। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना काफी है। अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। धन्यवाद।